उस्ताद की क्या नज़र थी, क्या पैठ थी, सौंदर्य देखने की क्या गहराई थी, इसके ऊपर ही वो खुद कहते भी थे। मेरे ख्याल से तो वो खुद शायर थे, चाहे वो किसी का शेर कहें, मगर शायर की जो गहराई होनी चाहिए वो उनके पास थी। तो कोई बोल हुआ ना, सब बोल खूब, बंदिशें बोल गत ये खूबसूरत नहीं होते, इसके संदर्भ में वो कह रहे हैं कोई भी सूरत खूबसूरत नहीं होती, कोई भी सूरत खूबसूरत नहीं होती, अदाएं बनाती हैं उसकी खूबसूरती। अगर अदाएं ही नहीं आई क्या खूबसूरती। अगर खूबसूरती का पैमाना नापने वाला होता तो 1.5 इंच की आंख होनी चाहिए, 3 इंच की नाक होनी चाहिए, 3.25 इंच का होंठ खुलना चाहिए, इसमें इतना मोटा होना चाहिए, इसका ये रंग होना चाहिए, ये सब करने से हो जाना चाहिए ना खूबसूरती। तो कहाँ होती है। ऐसे ऐसे लोग, उन्होंने ऐसी ऐसी कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं तूने या इलाही। वो ईश्वर को कह रहे हैं कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं या इलाही, हर सूरत सीने से लगाने के काबिल है। अरे खूबसूरती को देखने की एक दृष्टि होती है ना। तो वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि देखो भाई, बोल हो, तबले की कोई बात हो, गत हो, संगीत हो, बंदिश हो, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये बंदिश बड़ी रेयर है, और बाबा ने ऐसे कान खींच के बताते हैं सिर्फ मुझको मिली है, मैं आज सुनाने। अरे तुम बंदिश की क्या बात कर रहे हो, बंदिश कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। होना क्या है, उसकी अदायगी, उसकी प्रस्तुति तुम कर पाओगे अगर तुम्हारे बाबा ने जो बनाई तो ठीक है, और नहीं कर पाओगे तो बंदिश कहाँ से खूबसूरत हो जाएगी। कलकत्ते के एक महाजती सदन, बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन होता है, तानसेन संगीत सम्मेलन महाजती में होता है, और सदारंग भी वहीं होता है। अब की अलाउद्दीन खान पानी देना कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसमें भी इन लोगों ने, रविशंकर वगैरह ने, उन्होंने उसी जगह किया। फिर उसके बाद उसके जवाब में अमजद अली ने, ये अमजद अली ने, इसने हाफिज़ अली का स्मृति समारोह बनाया, वो भी महाजती सदन। उसके एक फंक्शन की मुझे याद आती है, तो 4-5 हज़ार तो आदमी अंदर ही बैठते हैं, और 4-5 हज़ार फुटपाथ में बैठे हैं, वहाँ भी माइक लगा है। ऐसा कार्यक्रम हुआ, सदाकत अली, नज़ाकत अली, सलामत अली, और वो हीरा भाई बड़ेजकर, और क्या क्या बड़े बड़े आर्टिस्ट सामने बैठे हैं सुनने के लिए। उस्ताद मंच पर आकर कहते क्या है, यही बंदिश गजल के लिए बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी। गजल के लिए बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर में खून भी चाहिए असर के लिए। अरे कहोगे कैसे, कहन तो सारी बात है। ये कह के शेर कहा कि देखो आप सब लोग बैठे हो, तबला सुना, सब इसमें तबला जानने वाले भी लोग होंगे कि दादा ते दा, इसकी त्याई बनती है, दादा ते दा, दादा ते दा, दादा ते दा। बच्चे बच्चे भी जाते, छोटे बच्चे। बात बंदिश की नहीं है, बात कहने की है। और मैं कह रहा हूं, ये अभी बजाऊंगा मैं, इसमें कुछ तरमीम भी करूं, तरमीम माने परिवर्तन, लेकिन बोल यही रहेंगे, और आपको अच्छा लगेगा, आप ताली बजाएंगे, आप वाह करेंगे। मुझे यकीन है, बुजुर्गों की दुआ है मेरे ऊपर, कि कहने से ही चीज बन जाती है सोना। मट्टी की चीज कहन से सोना बन जाती है। उसके बाद उन्होंने वो लहरा बजा रहे थे, ये लंदन का शकूर खान, दा धागे तिन
कृतिन तिन दा धा धा ते दा धा ते दा धा धा धा, इतना ही किया। वो वहां हुई दा दा गे तिन कृतिन तिन दा धा धा ते दा धा ते दा ते धा धा धा। एक एक अक्षर कम करना है, मगर कहने का अंदाज भाव। बोले देखो इस बोल में कुछ नहीं है, मैं कहूंगा बुजुर्गों कि ज्योतियों के सदके में हमेशा कभी अपने पर क्रेडिट नहीं लेते थे। क्या हलीमी है, हलीमी ने कितना विनम्रता है कि जो अच्छा है वो उनका है, जो मेरे गुरु थे, जो बुरा है, जो गलती हो गई वो मेरी, ऐसे कहना। तो कह रहा है क्या, तिन तिन्ना त्रिक दिन दिन्ना दिन दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना ना दिन गृतकता 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 गृतिंग गृतकता गृतनान गृतकता तिद्धा गृतकता तिद्धा गृतकता। अभी ये कहने की तो बात है, नहीं तो ये सब बेकार है। दिन गृतकता 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 गृतिंग गृतकता गृतनान गृतकता तिद्धा गृतकता तिद्धा गृतकता तिद्धा। अभी वो कहने की बात में सारी सारी प्रशंसा उसमें मिलनी है, सिर्फ कहन की बात। तो अभी बहुत बड़े शकील बयानी शायर हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि बात चाहे जैसी भी हो ऐ शकील, बात चाहे जैसी भी हो ऐ शकील, बात कहने का सलीका चाहिए, चाह का मयार ऊंचा चाहिए, जो न चाहे उनको चाह चाहिए। चाह का मयार ऊंचा चाहिए, जो न चाहे उनको चाह चाहिए, बात चाहे जैसी भी हो है शकील। बंदिश से कोई मैंने मतलब नहीं है, बंदिश कहना आना चाहिए। बात चाहे जैसी भी हो है शकील, बात कहने का सलीका चाहिए। कि बुरी होती है या अच्छी होती है, ये इस पर निर्भर होता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किस लिए कह रहे हैं आप। ये 5 बातें होनी चाहिए। अच्छी बात भी अगर इस 5 के अंदर नहीं है तो बेकार हो जाएगी। तो बात कैसी भी हो शकील, बात कहने का सलीका चाहिए। जो शकील का शेर है, ये हमने उस्ताद को कहते देखा, करते देखा जिंदगी में। और जो छोटी से छोटी बात होती थी, जो सब जानते थे, लेकिन जब वो बरतते थे तो वो खुशबू आ जाती थी उसमें, वो कहने से अच्छी बात हो जाती। अभी आपको एक संस्मरण सुना दें, कलकत्ते वाला। वो आप कह रहे थे ना कि वो कलकत्ते में एक बार ऐसा हुआ कि 8-10 दिन ठहरना हुआ उनके साथ। हम लोग वहाँ डोबर लेन नहीं, काली घाट मंदिर में जो देवनारायण रोड है वहाँ ठहरे हुए थे। तो जैसे कलकत्ते के एक बहुत बड़े रईस, जिनकी चौरंगी, माने चौरंगी का चौराहा है, प्राइम प्लेस, वहाँ शराब की दुकान है, ठेका है, कितना पैसे वाला होगा उसको अंदाज लगा लीजिए। ऐसा आदमी जो कि बहुत पैसे वाला था, जिसके पास कारों की गिनती नहीं थी, 10-20 कार हो तो वो सबसे बड़ी, सबसे कीमती कार लेके उस्ताद को इज्जत देने के लिए, ड्राइवर को भी नहीं दिया, वो लेके आया। उस्ताद, हम आपके लेने आए हैं और आप हमारे घर चलिए, आज वहाँ तबला बजाइए, खाना खिलाइए, मैं अपने लड़के को आपका शागिर्द करूँगा। इसके बीच में उसने कुछ ये भी बता दिया था कि मैं आज आपको इतना धन, इतना सोना, ये मतलब जो कुछ अलेरमेंट दिखाना था वो बता चुके थे।
तो उस्ताद इधर भाई मेरे बैठे हैं पीछे की सीट में, बड़ी लंबी शेवरलेट ना कौन सी कार थी जो लंबी वाली होती है अमेरिकन, और इधर हम बैठे हैं सामने, वो ड्राइव कर रहे हैं। अभी चुपचाप अच्छे खासे चले जा रहे थे, बीच में उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा उस्ताद आपके पास कार है? उसने पूछा उस्ताद आपके पास? हाँ हाँ, हर शहर में अभी हर शहर में? हाँ, नहीं लखनऊ में कौन सी कार है? आप लखनऊ रहते हैं ना? कहा लखनऊ में कौन सी कार है, और दिल्ली में कौन सी कार है, और वहाँ नागपुर में कौन सी कार है, और मुंबई में कौन सी कार है, ये सब क्यों पूछ रहे? इतनी कार है, सबका नाम हम याद रखते हैं क्या? है? थोड़ी देर चुप हो गया, फिर बोला कलकत्ते में भी कार है क्या? तो कलकत्ते में तो चल रहे थे ना। तो बोले हाँ कलकत्ते में भी कार है। तो कौन सी कार है? तो वो कह रहे हैं इत्मीनान से, क्या मजे से कह रहे, इस कार का नाम भी नहीं जानते, ये मेरी है कि तेरी है? तेरी होती तो तू पीछे बैठा होता, मेरी है तो मैं पीछे बैठा हूँ। अभी वो इतना बड़ा सेठ धन्ना सेठ ऐसे चुप हो गया, ना उसको हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। अभी ये क्या तेरी है क्या? अभी हर शहर में मेरी कार है, अपनी कार में मैं बैठता हूँ, चलाने वाला चलाता है। वो फिर बोला नहीं रस्ते पर, गर्म हो जाता, चुप हो गया। ऐसी कुछ उनकी कुछ आत्मा भी, इसको घमंड नहीं कह सकते हम, उसको ये गर्व नहीं कह सकते, कुछ ऐसा बुरा नाम नहीं दे सकते। मतलब क्या है कि उन्होंने ये सुना था कि जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है, और चलो तो ऐसे चलो कि सराय छोड़ के जाना है। सराय छोड़ के जाना। अरे ये दुनिया में सब कुछ तुम्हारा है, और जाओगे तो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, इसमें मैं क्यों लगा रहे हो? अरे ये दृष्टि जिसको हो जाए, संत नहीं है तो क्या है, ऋषि नहीं है तो क्या है? कि ना पोजेस करना और ना पोजेस्ड होना, ये दोनों स्थित से। जरा मी देशपांडेशी बोलतो, गोविंद रेकॉर्डिंग तुमच्याकडे आहे असणारच हो गया कलकत्ते का। एक उनके जीवन का विलक्षण बात है जो हम उनकी ग्रेटनेस के लिए हेड्स ऑफ करना पड़ता है। आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या इंसान, एक इंसान ऐसा भी हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन में, यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर तबले की पोस्ट का इंटरव्यू, उसमें एक्सपर्ट कौन? फरकवा खान साहब, और चेयरमैन खुद बैठा पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक कोई और बैठा ऑफिशियल, और कैंडिडेट 4 5 6 थे ऐसे आए। तो इसमें एक लास्ट का कैंडिडेट आया, उसने अच्छा तबला बजाया, ये हुआ, लेकिन बाद में उसने कुछ गर्वोक्ति कही कि तबला बनारस में पैदा हुआ है, तबला हिंदुओं का वाद्य है, मुसलमान लोग तबला नहीं जानते, और तबला तो मेरे प्रपितामह के घर से पैदा हुआ, आपने परदादा का नाम लिया। और ये इसके बारे में बोलते बोलते वो बहुत कुछ कह गया। तो चेयरमैन को लगा कि ये रखवा खासा मेरे बगल में बैठे, इसको एक्सपर्ट है, ये इसका नियुक्ति अधिकारी है, और ये कैसे कह रहा है कि मुसलमान तबला नहीं जानते, तबला तो मेरे घर से निकला है, तबला तो ये हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है। तो चेयरमैन ने पूछा कि अच्छा अगर तबला आपके घर से निकला है और तबला आपके यहाँ से ही सूरज हिंदुस्तान ने, दुनिया ने जाना है, तो ये जो मेरे बगल में बैठे हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये तबला नहीं बजाते क्या? तो वो शख्स कहता है ये तो इनसे क्या तबले से मतलब है, ये तो दुक्कड़ बजाते हैं, और शहनाई के साथ जो बजता था ईरान से जो आया था वही बजाते हैं ये।
तबले से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अहमद जान तेरे को कह रहा है। क्या बात है। ये तो मुसलमान है ना, इस्लाम, इनके यहाँ तो वैसे भी म्यूजिक मना दी है, कुरान में लिखा है गाना बजाने से। इनसे क्या मतलब, तबला नहीं। दुक्कड़ 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 आप जानते हैं दुक्कड़, फिर दुक्कड़ समझाने लगा उसको। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बताना दुक्कड़ क्या चीज होती है। तो उस्ताद ऐसे करके बैठे हैं। मैं विटनेस हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, कोई दूसरा बाहर की बात नहीं किसी से सुनी हुई। इसके बाद वो कैंडिडेट चले गए। दैट वाज द लास्ट कैंडिडेट। अभी जजमेंट के लिए बैठे कि डिक्लेयर क्या करेंगे। इसके बीच में चाय आ गई, कुछ खाने पीने की चीज़ आ गई। इसके बाद फिर चर्चा शुरू हुई। तो चेयरमैन ने पूछा कि अरे एक बात समझ में नहीं आई खान साहब, ये लास्ट में आप जो देखा नहीं एक आया था, उसने आग के मुंह पर कहा कि आप तबला नहीं बजाते और दुक्कड़ बजाते और ये कितनी कितनी बातें उसने कह दी। आपने कुछ कहा कि नहीं इसको, कुछ तो कहते। इतनी अभद्र, इतनी उद्दंड, इतनी खराब बात कही आपके रहते हुए, और ये जानते हुए कि आप एक्सपर्ट हैं, आपके ही निर्णय से उसकी नियुक्ति होनी। इसके बाद भी उसने ऐसी बात कही तो आपको कुछ तो कहना चाहिए था। तो चुप रहे। बोले क्या नाम है तुम्हारा? मोतीलाल, उसको चेयरमैन को कहते हैं। उनको नाम नहीं किसी का याद होता, नाम ही नहीं याद होता। एक तो नारायण का याद हुआ था, एक वर्मा का, एक निखिल का, कभी पटवर्धन, 2-4 लोगों का नाम याद हुआ, नहीं तो जिंदगी में नाम ही नहीं याद हुआ। तो अगर मैं कुछ जवाब दे देता उसे तो उसके पास सनद हो जाती कि मैंने जब ये कहा तो उन्होंने ये कहा। अभी क्या कहेगा? मैंने उनको ये कहा कि तबला नहीं आता, तो लोग पूछेंगे तो उन्होंने क्या कहा, तो बोले कहा ही नहीं। मैं कुछ कहता तो सनद हो जाती, बराबरी हो जाती। बराबर। अरे उसको क्या जवाब देना, उसको जब पता ही नहीं है, कुछ बेचारा है, दे नहीं है कर सर मुझे क्वालिफिकेशन मी जगह बोल रहे हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन मिलता है कि मुझे उन्होंने ऐसे कहा। हाँ, मैंने उनसे किस मतलब स्टेटस का दे सकते हैं। स्टेटस मिलता है उसको ना, ये कह रहे हैं चेयरमैन से। चाल से बात किया तो बोला आजो हटो। अरे बोले उसको सनद मिल जाती। अरे हर जगह कहता मैंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, अभी क्या कहना, मैंने ये कहा तो लोग पूछेंगे कि तो उन्होंने क्या कहा, तो बोले उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो बोले इसका मतलब तुम मेरे को भी नहीं बात कर। तो सनद मिल जाती है। इसके बाद इतने तक तो ठीक था। महानता और महापुरुष की बात, जो लक्षण होते हैं उसकी बात सुनी। बाद में रिजल्ट मिलने लगा तो उन्होंने कहा कि तो किसको आप ये रिकमेंड किसको करते हैं? तो बोले भाई दिल की बात तो ये है, जैसा उसने बजाया वैसा किसी ने बजाया नहीं, इसलिए उसी को कर दो। अभी चेयरमैन हैरान, अरे क्या कह रहे हैं आप वो गाली दे के गया आप। बोले वो अलग बात है ना, उसके हाथ में तबला है, उसने बजाया। किसी और कैंडिडेट ने उससे अच्छा बजाया ही नहीं है। किसी और कैंडिडेट तो बोलते नहीं कि किसी और लड़के ने और किसी अभ्यर्थी ने तो बजाया ही नहीं है, तो उसको मिलना चाहिए उसका हक। वाह, इसमें उसको गाली दिया नहीं दिया, इसे ये बात से कोई उसका संबंध नहीं। एंड ही बिकेम द असिस्टेंट प्रोफेसर, टिल डेट ही इज अलाइव इन लखनऊ। इतना बड़ा वो हो सकता है क्या? आपका अपमान हो और आप उसको रिवार्ड करेंगे क्या? हाँ हैं? हाँ, ये नहीं हो सकता। ऐसी उनकी धारणा, ऐसी उनकी परिकल्पना, ऐसा इनकी विचार। ठीक है, नहीं बेचारा नहीं जानता, बेचारा नहीं जानता है। हमको भी नहीं आता, तबले को भी नहीं आता, ऐसे किसी ने उसको समझा दिया होगा कि हम तबला नहीं बजाते। हमने जो उनको देखा इतने बुढ़ापे में देखा क्या बात है। कि अभी ये आपने दो बातें बहुत एक नई कही। एक की ये जो अदा, अब तबले में अदा तो निकास से ही आएगी या कहन से आएगी। नहीं, मतलब वो शायरी के बारे में भी इतनी मालूमात रखते थे
बहुत गहरे थी, बहुत गहरे। जैसे मतलब एक गायक को, वाकई है। अब मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि बड़े गायक के उनको उनका भी, जैसे मंसूर नाम ही लेता हाँ। हूँ, कि वो इतनी साधारण उनकी एक थी, बहुत उच्च कोटि की थी, पर और कुछ नहीं मालूम था। क्या बात है। प्यारी पका वाले तो प्यारी का मतलब कि ये भी नहीं मालूम था शायद। मगर इनके तो यहाँ से ऐसे लगता है, इनसे सुन के ऐसा लगता है कि उनके 3 महफिल होती थी, 3 तरह की। एक तो ये तबले की होती थी, दूसरी शायरी की होती शायरी थी, की। और तीसरी गाने की होती थी। गाने की होती है, लेकिन बहुत मैंने अच्छे गायक 50 बार देखा आहे. बहुत अच्छे अच्छा गायक. गाव आहे. जबड्याची तान आपल्याकडे म्हणतात ना, मी ऐकलेली होती. आमचे वडील इतके म्हणजे कधी करत असले ते पॉइंट आहे, उनके जबान से गले से मैंने जो जबान की जबड़े की तान सुनी है, रेडियो में उनका रिकॉर्डिंग किया था. और ये अभी फयाज खान का सुनाते इतनी हैं अच्छी. ऐसा हुआ था, फैयज खान के बहुत जिगरी दोस्त थे और बहुत गवैयों के दोस्त थे, और गवैयों के गाते समय उनको बंदिश है, मालूम है इसके बाद ये आएगा. कभी कभी गवैया भूल जाता था, अंतरा उठाने के लिए तान ले लिया, आलाप ले लिया अंतरे का, तो बोल तो चाहिए ना फिर, तो अंतरे का तो ये गुनगुना के बोलते थे. क्या बात. उस वो बंदिश घर है, उसका अंतरा ही नहीं मालूम है, वो कभी भाव नहीं, क्या कहते में थे, मिला तो धारा मारा लंबड़ी यार था, फयार था. खां से जमानत नहीं ये आप रहा. सुन रहे हैं ना इसमें. हाँ। तो फैयाज खां से पहली मुलाकात कैसे हुई, हाँ। इसका जो वर्णन उन्होंने मुझे सुनाया है, वो बड़ी प्रेरणादायक बात है, अच्छी बात है. और वो रायगढ़ की है. रायगढ़ नरेश के यहाँ जब ये दंगल संगीत का होता था दशहरे पर, तो दशहरा तो मान लीजिए कि 30 तारीख को है या पहली तारीख को है, तो सारे हिंदुस्तान से बड़े बड़े संगीतज्ञों को वो 13, 14, 15 दिन पहले बुला लेते थे, और तंबू लग जाते थे जगह जगह उनके महल के सामने, और जैसा जिसका दर्जा है उसके हिसाब से वो कलाकार को ठहरने का इंतजाम, खाने पीने की व्यवस्था, ये वो सब मिलना जुलना सब कुछ उसका 15 दिन पहले से चल रहा है. आज क्या प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कब है, किस दिन आएंगे, किस गाड़ी से जाएंगे, किस प्लेन से जाएंगे, सब फिक्स है ना. वैसा इत्मीनान था, वो दिन इत्मीनान के थे. 10-15 दिन 15 से पहले मालूम. और ये चर्चा भी अभी टेलीफोन और ये सब नहीं था, तो ये चर्चा पहले से होती थी कि अब की रायगढ़ मेले में दंगल में कौन कौन आ रहा है. तो ये रियाज करके अच्छे निकले थे मुनीर खां साहब के साथ, अपने गुरु के साथ. रायगढ़ नरेश मुनीर खां को बहुत इज्जत देते थे, तो ये इस कारण से इनकी भी चर्चा हुई कि एक वो 7 साल जमीन के नीचे रियाज करके निकला है, अजमेर शरीफ बजा के आया, ऐसा धुआंधार तबला बजाता है, ऐसे ऐसी ही कोई हवा एक वातावरण में बन चुकी थी. उधर फैयाज खां भी उसी एज के थे, वो ऐसे निकले थे आगरा घराने के आफ्ताब मौसीकी के रूप में, जो बाद में प्रतिष्ठित हुए. वो भी ये सुने थे कोई लड़का है अहमद जान करके है, कोई ऐसा बजाता है, ऐसे बजाता है, ऐसे सुने थे. तो टीवी सीडी तो थी नहीं जो सुन लेते. जब दंगल में मिलेंगे तो सुनेंगे. क्या बात. दंगल सुनता. तो दंगल में मिलेंगे तो सुनेंगे. हाँ, क्या बात है ना. तो दंगल तय हो गया रायगढ़ नरेश के यहाँ. तो तंबू लगे हुए हैं, किस तंबू में कौन ठहरा है, कोई नेम प्लेट तो लगी नहीं, मालूम नहीं. अब ये संजोग ईश्वर की विधान होते हैं ना, तो इसके बगल वाले तंबू में फयाज का ठहरे अपने गुरु के साथ, अब मुनीर खां के साथ ये ठहरे इसमें. ये दोनों तंबू पास पास हैं. तो रात हो गई, खाना पीना खा के 1-8 घंटे सोने के बाद इनका तो चिल्ला चल रहा था, तो ये रियाज में शुरू किया. तो थोड़ी देर के बाद में क्या सुन रहे हैं कि कुठून नका मग. हाँ. तो वो सुन रहे हैं कि बगल से, वो बगल के तंबू से आए, सारे हवा आकार में तान ले रहा है इसके दादर कौन लड़का है, तान लेना शुरू कर दिया. देखे बड़ा रियाज करता है, तो दादर कर दिया ना, तो अभी आकार में जाने लगी. 5-10 मिनट करने के बाद जिन्होंने कहा यहाँ आ गए, तो वो ऊपर आ गया.
रुकता ही नहीं है। फिर इन्होंने आधा लिया, शनि दफा मगर शनि दफा मगर शनि दफा मगर, अभी ये शुरू हो गया ना। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद बता दिया, कहते कि ये मैंने जब ऐसा डाला और उसने ऐसा किया तो मैंने कहा मेरा तो कुछ नहीं होगा, मगर ये बेचारे का खून आ जाएगा गले से। अभी कितनी देर करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, कितनी देर करोगे? तो ये करते करते अबे फैयाज चुप रहो। उसने कहा अबे हम वो भी कह रहे वो गाना तान में ना, क्यों चुप रहे? एक बार कह क्यों चुप रहे, तुम मत जान तो हम पर याद है। तो इस समय में दोनों निकल के आए बाहर, दोनों जवान, दोनों लिपट गए, कहने लगे अरे बहुत सुन रहे थे तुम्हारे बारे में। बोले तुम तो जान लेने भी तुल गए हमारी। बोले नहीं तुम मेरी जान हो, तुम्हें कैसे ले लेंगे? अरे क्या बात है फैयाज, उस दिन से जो दोस्ती हुई उनकी, तो कहते थे कि बढ़ते दम तक फैयाज और थिरकवा एक ही रहे। जहाँ प्रोग्राम होगा, जहाँ कोई फैयाज का कहते थे कि भाई मेरा गाना तो, मेरा मन तो तभी लगे जब वो उसको बुलाओ। सही बात, क्या लोग होती हो। अरे हम किसके साथ गाएंगे, वो आएगा ही नहीं तो कैसे गाएंगे? ऐसे ऐसी कितनी ही जगह उन्होंने कहा। और ये बाल गंधर्व जी के साथ चले गए थे तो बहुत समय में उसको नहीं मिलते थे फैयाज खान। ये 1920 या 24 एग्जैक्ट डेट तो हमें अभी भी नहीं मिल रहा, हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि किस डेट में वे बाल गंधर्व को मिले और किस डेट में उनको छोड़ दिए जब उनकी एक कंपनी लॉस में गई। ये 3-4 जगह भारतीय गायन समाज में भी गए थे, वहाँ से भी पता किया और कहाँ से पता किया, तो एग्जैक्ट सब टैली नहीं कर रहा, थोड़ा डिफरेंस है। और कुछ संस्मरण हैं लोगों के जो इसको बताते हैं कि वो कब कहाँ गए, कैसे गए, उनको सही माने संस्मरण को, डॉक्यूमेंटेशन को सही माने। इसमें अभी है, खैर जो भी हो बन जाएगी उनकी चीज। तो फैयाज खां से मुलाकात की बात। एक दूसरी बात हमने सुनाई कहाँ से कि वो कमीशन में पॉलिटिशियन जब एक्सपर्ट होती है तो इतना विशाल हृदय रखना, इतना उदार हृदय रखना, ये गाली खा के भी उसी का भला करना, ये तो साधारण मनुष्य की बात नहीं है कि वो जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है उसके गुण को पहचानने के कारण आप उसको क्षमा कर दे रहे हैं। एक छोटी बात नहीं होती। बहुत बढ़िया। एक प्रसंग और हमने बोला था क्या बताएंगे करके, एक तो ये प्रसंग था और एक गाड़ी का था हबीबुद्दीन। देखिए जीवन भर जो संगीत में हैं ये जानते हैं कि जीवन भर अहमद जान थिरकवा के लिए हबीबुद्दीन गाली देते, वैसा नहीं है वैसा नहीं है, तबला मैं बजाता हूँ। और उसका सारा दुख, सारा जीवन इसमें गया कि मैं थिरकवा खां से ज़्यादा उसको लोग मान लें, संगत सम्राट और क्या क्या उपाधि भी मिली, फिर भी और अच्छे भी बजाते थे। लेकिन जब किसी व्यक्ति में जोम आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो ये समझने लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो उसकी अवनति शुरू हो जाती है। इसके प्रमाण हबीबुद्दीन से ज़्यादा कोई नहीं है। इतना अच्छा तबला वादक कि हमारे उस्ताद थिरकवा साहब कहते थे कि हबीबा जैसा हत्थे पंजे गट्टे पंजे नहीं है किसी के, इतना खूबसूरत बजाने वाला है। लेकिन अब जोम में बर्बाद हो गया, उसको घमंड इतना हो गया है कि बचता ही घमंड हो गया। इस संदर्भ में हाँ ये तारीफ भी करते थे, कहने लगे कई बार उन्होंने कहा कि दिन दगन दात दगन धधक गतक दिन जैसा हबीबा निकालता है ना, जवाब नहीं है उसका। ऐसी तारीफ हमने इनके मुंह से उसकी सुनी। और उनके हबीबुद्दीन के रिकॉर्ड है तो चंचल है, थिरकवा नहीं उपरालू बजाते है, उसका ये नहीं गया, उसका जो भी हो थिरकवा के खिलाफ ही बोलते रहे। इसी संदर्भ में जो संस्मरण हम आज सुनाने जा रहे हैं वो मेरठ का। हम लोग मेरठ में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस्ताद के साथ हम जाते ही थे बिना हमारे लास्ट जो ईयर्स थे एनसीपीए को छोड़ करके,
तो सब प्रोग्राम में हम साथ में रखते थे। मेरठ गए, कॉन्फ्रेंस हो गई, रात में गाना बजाना बहुत अच्छा हो गया, इनका सोलो भी हो गया, संगीत भी हो गई। उसमें ये थे विनायक राव पटवर्धन, तराना गाते थे ना, कोई तराने का आइटम राज ऐसे करके बहुत वो द्रुत लय में जाते थे, तो ये उसकी वैसी ही संगत करते थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा गया। फिर सुबह हो गई। सुबह हम लोगों को गाड़ी पकड़नी थी करीब मेरठ से, ऐसे समझ लीजिए कि 4 साढ़े 4 बजे शाम। अभी तो सुबह 9 बजे सो के उठी, इसके बाद नाश्ता करने के बाद क्या करना है करके, तो हमसे बोले वर्मा ये सुनो, हबीबा यहाँ रहता है, सुना बड़ा बीमार है, उसको स्ट्रोक हो चुका था, फालिज गिरा था, पैरालिसिस हुआ था, बोल नहीं सकते थे, बिस्तर पर पड़े थे, गरीबी थी, पैसा नहीं था, ऐसा सब लोगों को मालूम हो गया। हमसे बोले कि हबीबा है वो, देखो पता लगाओ बाहर जाके कहाँ रहता है। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे, हमें एड्रेस नहीं मालूम है, ये नहीं। अरे बोले हबीबा है, इतना नामी तबलिया है, तुम बाहर जाके पता नहीं लगा सकते, कूल हो क्या बिल्कुल। अरे 4 आदमी से पूछो पता लग जाएगा। तो हम गए, बाहर पता लगा तो ये घर का एड्रेस सब लिख के आए। हमने हाँ पता लग गया। तो बोले बुलाओ, तांगा बुलाओ, तो तांगा बुलाओ, बैठे। फिर एक तांगे वाले से कहा फल की मंडी चलो एक, तो फल की मंडी में गए। वहाँ सेब है, संतरा है, केला है, ये है वो है। एक डोलची में खरीद के भर के इतना फल खरीदा, और कह रहे हैं मुझसे तो अदावत है उसकी, मुझसे तो अदावत, दुश्मन, ये फल तुम दे देना और बताना नहीं किसने दिए, जाओ दे के आओ। और तांगा कहाँ रुके? मेन रोड पर रुके, उसके जिस गली में वो रहे ना वहाँ पर बैठे हैं। ये फल तुम दे, उसको दे के आओ। तो हमने कहा वो पूछेंगे ना कि फिर किसने दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे? उस्ताद है, आपकी नज़र है, हम भी तबला बजाते हैं, तो नहीं कहो। तो हम लेके फल अंदर चले गए। हमको भी इच्छा तो थी अभी दिन को देखने की, कितने बीमार हैं और ऐसे थे और ऐसे थे, बहुत किस्से उनके बारे में सुने थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमको मौका मिल रहा है अभी दिन को देखने। तो हम गए, तो एक चारपाई झंगोला, झंगोला कहते हैं, वो जो बांध से बनती थी ना, वो टूट जाने के बाद थोड़ी नीचे हो जाती थी ना, इसमें वो पड़े हुए थे और टाट का पर्दा पड़ा था। बहुत गरीबी का एक डर था, माहौल था। एक उनके शागिर्द वहाँ बैठे हुए थे। शागिर्द से हमने कहा देखो भाई, मैं लखनऊ से आया हूँ और ऐसी सी बात है, और ये फल जो है ये उस्ताद को देना है। तो वो लेके गए, हमने आराम किया, ऐसे किया। कौन हो आप? तो मुझसे रहा नहीं है, मैंने निकल गया, तिरकवा खानदान शागिर्द में, ये फल लेके आपके पास आए। उस्ताद बाहर खड़े, आपने कह दिया? कह दिया, जो सच है वो कह दिया, क्यों झूठ में कहना। तो मतलब फल रख दो और इधर मुँह कर दिया। कैसे है ये? अभी मरने जा रहे हैं, अरे घृणा खत्म नहीं हुई, दुश्मनी खत्म नहीं हुई, कैसे आदमी। फल रख दिए, फिर प्रणाम किया। फिर उधर से जाके दूसरी तरफ से हमने कहा कि देखिए, हम तो आपके तबला सुने, आपके कार्यक्रमों के कैसेट सुने, आपका किन से क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आपके भक्त हैं ऐसा मान के ये फल मेरे हाथ से कुछ खा लीजिए। वो केला एक छिल के उसको खिलाया। अरुचि थी उसके चेहरे पर, अतृप्ति, असंतोष, क्रोध सब कुछ था बढ़ते समय। खैर बाहर आए, बाहर आके बोले कि उस्ताद, हमने तांगे पर बैठते समय कहा कि हम फल दे आए। तो कुछ पूछे नहीं,
मेरा चेहरा देख रहे हैं और कुछ पूछे नहीं, पूरा ताका चल के। तो स्टेशन पर हमने, आपने उस्ताद को पूछा नहीं कि क्या हुआ? बोले मुझे मालूम है क्या हुआ, उसने नफरत नहीं होगी तो क्या होता है, मैंने तो मोहब्बत भेजी है। क्या सेंटेंस है! मुझे मालूम है कि उसने क्या दिया होगा, नफरत भेजी होगी, मैंने तो मोहब्बत भेजी है। बात खत्म हो जाती है। क्या बात है ना सर? ये इतनी बड़ी बात जीवन में, मैंने कहा कि ये तो सीखने के लिए इतना बड़ा आदर्श है ना, दुआ करना ना, कितनी मुश्किल बात है इसको करना। कितने आप कितनी तारीफ है। फल दे रहे हैं, नफरत मिल रही है, वो कह रहे हैं ठीक है, और हम जानते वाह भैया। हैं, नफरत भेजी है उसने, मैंने तो मोहब्बत लेकिन भेजी। मैंने सुना है जब यहाँ पे तो बाल गंधर्व के साथ होते थे, हाँ, तो चाहे वो प्रोग्राम कितने भी बजे तक चलने दो, 3:30 बजे चलने दो, 4 बजे तक चलने दो, हाँ। नाटक का ड्रामा, हाँ। लेकिन उसके बाद अगर उनका रियाज का टाइम हो गया तो हाय, कर, हाय। तो सीधा जाके बैठे। हाँ, सही कहते बात। हैं। ऐसा- वो तो अभी हम इससे पहले कह चुके हैं मैंने कि पढ़ा है, अल्लाह सुना है। चौथी आसमान पर आ जाता है। इस समय तुम सोते कैसे रहते? हाँ। अल्लाह साथ वो कहते थे साथ में, पढ़ा है। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त ऐसा जिसे होता कहते था। हैं, तो कुरान में ऐसा है कि चौथी आसमान में आ जाता है। तो चौथे आसमान में आ गया तो तुम सोने का हक ही नहीं है, तुम उठो अपना काम करो ना। तो उस पर हमने लिखा था, सुबह का योगी शाम का भोगी। शाम हुई, बत्ती जली, शराब लाओ, ये लाओ, कबाब लाओ, ये लाओ, लड़की सुंदर सामने बैठाओ, गाना सुनवाओ, ये सब रात का ही है ना। तो सुबह तो वो योगी है। कभी उसको न सुबह पीते देखा, न सब कभी सुबह सोते देखा, सोया ही नहीं सुबह कभी। 4:30 बजे उठ जाना है। हम लोग गया से कॉन्फ्रेंस से 1 बजे 1:30 बजे आए थे। इसके बाद जाड़ा भी था, ये निजामुद्दीन साहब भी थे, ताज अहमद भी थे, और कौन कौन लोग थे। उसके बाद हम लोग रजाई में सो गए कि इतनी ठंडक है, आज तो 7 बजे तक सोने को मिलेगा। वो 4:30 बजे सोते रहोगे क्या? अरे हमने कहा अभी तो उस्ताद सोए, अभी थोड़ा सोते लेंगे। चौथी आसमान में पूरा था। कहता था वो कहीं जाके वो गामा का फोटो देख के वो एनर्जी लेते थे। क्या बात। हाँ, गामा हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उसमें उनको अपनी जवानी आ रही थी। पान की दुकान पे खड़े चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगी है, उन्होंने बैठते हुए नंगा बदन इधर में पिस्टल मेरा, हमने देखा वो चित्र देखने के बाद वो भी मी बाहेर गेलोच नाही त्याच्यात ऐसे कर रहे हो। हमने कहा उस्ताद क्या हो? अरे बोले जवानी है, मर्दानगी देखो। तो हमने कहा आप क्यों कर रहे हैं? फिर याद आ जाता है ना। वो चालू ठेवलाय का? हो हा चालू आहे. हो थैंक यू। हे देत नाही का आपली घरची नाही बोलायचं. 22 तो बहुत है, अभी उसी हिसाब से बोलते हैं। देखिए, बहुत से लोग, बहुत सी किताबों में, बहुत सी पत्रिकाओं में उनके जन्म समय के संबंध में मतभेद है। वो कहाँ पर उनका बाल्यकाल बीता, कैसे क्या हुआ, इसके संबंध में अलग अलग लोग मुझसे ही अलग अलग बात करते हैं। और हम और भी इतने ऑथेंटिकली कहते हैं कि जो हमने प्रमाण इकट्ठे किए उसमें ठीक से बैठता नहीं। जो जितना मैं जान पाया हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। 1890 में मियाँ जान नाम के एक सारंगी वादक, जो कि अच्छे गायक भी थे, उनके घर में इनका जन्म हुआ मुरादाबाद में। मुरादाबाद यूपी का वह क्षेत्र है जो दिल्ली और लखनऊ के ठीक बीचों बीच में। अभी ट्रेन रात में चलेगी 12 बजे, तो 8 बजे चलेगी तो 1 बजे वहाँ मुरादाबाद पहुँचेगी, और वहाँ से चलेगी तो 7 बजे दिल्ली पहुँचेगी, एकदम मिडिल में। मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ, और वहाँ से ये बचपन से इनको गाना सिखाने के लिए कहते थे तुम गायक बनो। तो तालीम सुबह उठ करके सारेगामा से शुरू होती थी। तो इसकी जैसे तालीम ख़त्म हुई, नाश्ता के टाइम पर उठ कर जाते थे, तो दूसरी जगह में ननिहाल में इनके तबला वादक थे। ननिहाल में कौन कौन थे? बसवा फैयाज़ खां मामू थे इनके, और फैयाज़ खां थे, और बसवा खां थे, और
और भी तो 3-4 चचा शेर खान। चचा शेर खां थे। तो ये रियाज गाने, तालीम सुबह को गाने की होती थी और रियाज करते थे तबले छुप के। अच्छे तो इसके फादर ने कहा मियाँ जान ने कि ये क्या तुम गाना नहीं सीखोगे, हम तुमको सुबह को बंदिश कर रहे थे, तुम जाकर वहाँ गाने में तबला बजाने लगते हो। ये बात 7-8-9 साल की उम्र की है, छोटे बच्चे की। तो आखिर में ऐसा कुछ हो गया, ननियाल वालों ने भी कहा और इनके पिताजी को भी समझ में आ गया। उनके ये मित्र थे मुनीर खान साहब, ये भी बम्बई में रहते थे। तो एक बात ऐसा हुआ कि चलो बम्बई, तो इनके एक बड़े भाई थे, वो भी सरंगी बजाते थे, अहमद जान साहब। उनकी डेथ बहुत पहले हो गई, जब ये निकल के आए 1926 में, तो उनकी डेथ हो गई। वो इनको बनाने के लिए जीवित थे, क्योंकि उनके बारे में बताते हुए हमारे उस्ताद ने बार बार ये रो कर कहा है कि वो फरिश्ते लोग थे, खाली खुदा ने भेजा था मुझको बनाने के लिए, कि उन्होंने मेरा पसीना भी पोंछा है, मेरा हाथ पैर भी दबाया है, मुझको दूध भी पिलाया, उसको रियाज कराया। 7 साल तक अंडरग्राउंड में वही मेरे साथी थे। और उन्होंने मुझे तकलीफ भी दी थी, जब मैं रियाज करता था तो बाल बढ़ गए थे, तो बालों को ऐसे बांध के एक सुतली से ऊपर ही बांध दिया था, क्योंकि मैं बजाते बजाते सो जाता था। तो ये सो ना जाऊँ करके, ये जब ऐसे होगा तब ये खिंच जाएगा ना, तो इससे मुझे तकलीफ भी हुई थी। मगर वहाँ फरिश्ते लोग थे, उन्हें तो हमें बनाना था, तो उनका नाम लेते ही रोते भी थे। ऐसी उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुरादाबाद से बम्बई में बिताई। ऐसा कहते हैं 11-7-18 11 साल में वो अंडरग्राउंड गए, तो लोगों ने हंसी उड़ाई, ऐसा क्या 7 साल रह सकते हो नीचे? तो उन्होंने कहा था कि ये चिल्ला वगैरह करते हैं इसलिए। हाँ, इसी को उन्होंने कहा कि 7 साल का मैंने चिल्ला लिया, 40 दिन का चिल्ला लिया जाता है ना, तो 7 साल लिया है। तो लोगों ने कहा हंस के, क्या रे बच्चा है ऐसे कहता है। हाँ, 7 साल 7 महीने नहीं रह सकता। यो अंदर चले गए नीचे। भिंडी बाजार में ये जगह है जहाँ उन्होंने रियाज किया है, अंडरग्राउंड था। तो इसमें फिर रियाज करते 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 1 महीना 2 महीना हो गया, तो लोगों ने कहा कि अरे वो लड़का क्या कर रहा है, दिखा नहीं। तो 1 साल हो गया, तो कहने लगे कि लगता है कि कर लेगा। तो दूसरा कोई बुजुर्ग है तो कहता है अरे 7 साल बहुत होते हैं मियाँ, अभी 1 ही साल तो हुआ है। मतलब किसी को विश्वास नहीं। फिर ऐसे होते थे 7 साल हो गया। मुनीर खान साहब आगरा में वहाँ आके सिखा रहे थे। वो ऊपर रहते थे, नीचे से नीचे ये क्या कह रहे मियाँ? ऊपर रहते थे। You know, Baba, how the word Bhindi Bazaar has come? Behind the bazaar. Yeah. हाँ, मियाँ कह रहे हैं That- बैठाओ। Britishers they used to refer behind the bazaar. कहाँ गाना गाते हैं? मतलब behind the bazaar. बाजार के Behind the पीछे। bazaar, behind the bazaar, behind the bazaar. हाँ, भिंडी बाजार। तो अभी क्या है कि वहाँ रियाज करके निकले, तो वो इन लोगों के यहाँ थोड़ा सा यह है कि उनके परंपरा में उनकी पूजा करते हैं लोग। अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा, हाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती संप्रदाय से चूँकि ज़्यादा प्रभावित थे, तो यह हुआ कि तबला पहला वहाँ बजेगा। तो ये लोग अजमेर से वहाँ दुआ मांगते थे। वहाँ गए तो ये हल्ला बहुत हो गया था कि कोई लड़का 7 साल सूरज नहीं देखा, जमीन के नीचे रियाज किया है, ये किया है, वो क्या। मुझे सुधीर भाई, एक क्षण, मुझे कह रहे हैं, हाँ, किसी को कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो आप कह रहे 7 बरस का, वो कहते थे 9 बरस का। हाँ, नो। तो देशपांडे सुनिए, 9 साल का चिल्ला लिया है। अतः ये चिल्ला जो है वो ये कह रहे हैं या दुनिया कहेगी बचपन में लिया, लेकिन ज्ञान होने के बाद चिल्ला लिया 21 साल के बाद, 22 साल के बाद। ऐसा मेरा तो बोलते हैं गली में 9 साल में कौन पैदा हुआ और कौन मर गया मालूम नहीं। हुआ ना? हाँ, कुछ पता ही नहीं, क्या सूरज ही बात नहीं है? देखा ना। वाह। ये जो पीरियड जो है, जिस तप का कहते हैं, हमारे भारतीय परंपरा में ये तप कहलाता है कि तप किया, हिमालय में जाकर तप किया। तो उन्होंने पृथ्वी के गर्भ में जाके तप किया एक तरीके से। बहरहाल जो वहाँ से निकले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बजाए, वहाँ से तारीफ मिली,
और गायब से ये आवाज़ आई कि जाओ, तुम्हारे पीठ पर तुम्हारी दुआ है, अब कोई तुम्हारे ऊपर तबला नहीं बजाएगा। ऐसा किंवदंती है, किसने कहा नहीं मालूम, ऐसा कहते हैं। वहाँ से आ गए। आने के बाद पहली महफिल होती है, ये नरगिस की माँ थी ना, जद्दन बाई, जद्दन भाई इसकी माँ जी थी, जद्दन बाई की। काय जमाना आहे, कोण कोणाची कोण कोणाची कोण काय नाव. तो किसने उसकी इलायची भेजकर सारे म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया और इनका तबला रखा। तो कह रहे थे कि वो मुझे पहली महफिल याद है मेरी, जो उसमें पहला तबला बजा है कि सबने अपने जेब से निकाल के जो था सब मेरे ऊपर फेंका। तो पूरा चांदनी जो थी, जो जिस जगह पर ये बैठे तबला बजा रहे थे, ये सब भर गई थी, वो बोरों में भर कर आई। वो चांदी के रुपए चलते थे, ये नोट का तो उतना प्रचलन नहीं था 1926 में। तो ये जो सिक्के थे ये बोरों में भर कर आए, मुझे मालूम ही नहीं कितना मिला। और वो जो बाई थी जिसके घर जिसने इनका फंक्शन कराया था, उसने सारा पैसा इनको दिया। तो मैं, वो कहते हैं, मैंने उस्ताद को ले जाकर कहा कि ये आपकी, ये कमाई आपकी मुनीर खान से। उस समय जोक है की मला माहिती नाही, नाव आठवत नसेल, पण बडे गुलामवाली घरांचे बंधू कोण? बरकत अली। बरकत अली, अच्छे गाव आहे ना तर तो नरगिस की माँ कौन थी, क्या नाम? जद्दन भाई। जद्दन। उनसे उसका मतलब ताल्लुक था। मैं मर रहा था, जब मालूम हुआ कि उसका ताल्लुक है, ताल्लुक शब्द, तो मैं हट गया। हट गए। और शराब भी बता रहे हैं कि बरकत अली के साथ शराब शुरू हुई। हट गया। क्या मानते हो? शराब भी पीना सिखाया बरकत अली ने उस्ताद में। बरकत अली ने सिखाया। तो दोनों ये ऊपर की छत में वो गए थे ना ग्रांट रोड, हम लोग उसका फोटो लेने, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो प्रमाण सहित होना चाहिए। तो वो फोटो ले, उस कमरे में वो लोग पी रहे थे, जीना था एक ही। तो जी किसी ने उनको खबर दी, बरकत कही छोटे में, कि मुनीर खान साहब आ रहे, उस्ताद आ रहे। तो इतनी घबराहट हुई कि वो गिलास विलास बोतल उतल जो वो लेके उस खिड़की से, वो 11 फीट ऊंचे, न 15-14 फीट ऊंचे, 11 या 14 फीट ऊंचे, मैं देख के आया हूँ। वहां से कूद के भाग गए। कुछ नहीं हुआ, और कह रहे कुछ हुआ नहीं मुझे। वो गिलास विलास ले खिड़की से कूद के, वो मुनीर खान साहब आके बोले कि यहाँ वो है ना, कहाँ? तो वहाँ तो कोई था नहीं। तो ये हुआ कि भाई, अब मुनीर खान साहब की ये तकलीफ कि जब इस कमरे में था और मैं जीने से चढ़ रहा हूँ, तो ये खिड़की से कूदा होगा तो इसका हाथ पैर टूट गया होगा, कुछ तो तकलीफ। तो वो इस रोने में रो के इंतजार कर रहे कि उसको खोज के लाओ, भाई क्या हुआ उसका। वो उतने ऊपर खिड़की से कूद गया। गले लगे बोले ऐसा काम नहीं करने का। और फिर उसकी शराब पीने की बात की तो बात ही खत्म हो गई। ये हुआ कि खुदा की रहमत की सलामत है तू, नहीं तो गिर के टूटना ही था। देशपांडे साहेब, मुनीर खानाबद्दल मी खानांनी अशी तारीफ केली, पान तलक न खावे साधू लोक ते, त्या जमान्यात त्या वातावरणात पान तलक न खावे, ऐसी बातें, पान तलक न खाओ, सादे। कई बातें वो अपने रियाज के समय की बताते हैं कि एक दिन वो रियाज कर रहे थे तो ऊपर से आवाज आई मुनीर खां के बाप की, जिन्होंने इनको थिरकवा नाम दिया, मुनीर खां के बाप ने दिया, खालेगा। तो उनकी आवाज आई कि क्यों मगज मारे है। मतलब उस समय ये ऐसा कुछ रियाज कर रहे थे कि जो 10-7 में आ जाए और 16-14 में आ जाए, ऐसी चीज़ों का वो कुछ हिसाब का कर रहे थे। तो ऊपर ये हुक्का पीते थे काले खान, तो हुक्का को गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई, बोले कि गुड़गुड़ाने के बाद ऐसे कहा कि अरे क्यों मगज मार रिया हिसाब में, तू भी हिसाबिया हो जाएगा क्या। मतलब क्या कि काले खान ने कहा कि हिसाब में मत डूबो, बोले मुझे नजर हो गई उस समय से
कि ये हिसाब किताब में ज्यादा जाना नहीं है, क्या बात। रस की बात रखनी है, सुर की बात रखनी है। वही नाद सौंदर्य, आज तो तुम बड़ा अच्छा नाम लेंगे, उस समय तो काले खां क्या कहेंगे कि हिसाब में मत जाना, सुर में लगे रहो ना। अभी ऊपर से कह रहे हैं और ऐसे करते तो उन्होंने पहले दिमाग में उनके आया कि थिरकू है तू, तो थिरकता है, तो थिरका जिंदगी भर के लिए नाम हुआ था। आपने बाल मंदिर और तेरा कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी होगी, आपके पास शायद नहीं होगी या नहीं, अभी इसके पास है रेकॉर्ड्स 60 वर्षाला कृष्णा मास्तरांच्या 61 वेळेला 54 ला किंवा 52 ला रेकॉर्डिंग झालेलं आहे आणि कृष्णा मास्तरांच्या घरी गायलेलं आहे, खासा गायले, ऐसी बात है। हे अप्रतिम गायले, वीस मला पण मिनिटं. विश्वास नव्हता। जबड्याची तान मी अशी कोणाच्या गवळ्याच्याकडनं पण ऐकली। अहो सारंग्या बसायचा NCP याला, त्याला तरी गमत घेऊन दाखवली होती. हा काय गमत घ्यायचे रे। वो दो माफ कीजिए, वो दो बेगमा बात करती है, वो भी तबले पे उतार देते ना। आ जाओ उसमें, अरे इंटरेस्टिंग है। अभी तो तबला तो ऐसी चीज हो गई कि तबले पर कोई सुन रहा है, बच्चे लोग, औरतें लोग इकट्ठी हो गई। नाम ज्यादा होने से ये होता है कि जब आपका बहुत नाम हो जाएगा और आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, तो पब्लिक के कुछ एक सेक्शन है जो कि ऐसी फरमाइश करेगा कि आपको मजाक लगेगा। ये भी कोई बात नहीं, आप इतना साधना करके इतनी अच्छी अच्छी गायकी, बंदिश और राग और ये और वो सब किया है, और वो कुछ ऐसी फरमाइश करेंगे जो बच्चों की। पानी बरसना सुनाइए जरा, ट्रेन सुनाइए, ट्रेन सुनाइए। वो कोई कह देगा कि आप कौन सी तान लेते हैं वो हमने जानते हैं, लेकिन एक मिसाइल सुनाइए। अभी मिसाइल से तान, अब गायक क्या करेगा। ऐसे ही समय में ये उस्ताद लोग जब बैठते थे, शंभू महाराज, कल्याणपुरकर जी, उस्ताद थे मोहन राव कल्याणपुरकर, ये सब लोग। हाँ, तो जीवन में अनेक क्षण आते हैं जबकि ये विद्वान लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, तो उनके मजाक की या उनके विनोद की प्रसंग में कुछ ऐसी बातें आती है, और उसमें भी वो रचना करते हैं। संगीत में विनोद, उसी की एक वो है। अब गद्य बना रहे हैं, दो बेगमें, लखनऊ की बेगम बात कर रही, तो वो कैसे बात करेगी। वो दो दोस्त बात कर रहे हैं तो कैसे दगन दगतिटे कृदगतिटे दगन दा दगन दिन दगन का दग, ये दो नवाब ने बात की। ए सुनो, तुम कहाँ आए, तुम आए थे क्या, ऐसे इस तरह से जवाब सवाल है। तो बेगम आ गई तो वो कैसे बात करेगी, इसकी रचना। ना दे हाथ देगी ना क्या बात है। अभी शुरू हुआ है। हाय दिगिन ना, हाय त्रिगण तक दिगिन ना, तक दिगिन ना। अभी दूसरी क्या कह रही है, नग दिगिन निगिन नग दिगिन ना, दिगिन के तक दिगिन ना, तक दिगिन ना, है दिगिन ना, है दिगिन ना। अभी वो लहजा आ रहा है ना, है दिगिन तक दिगिन ना, तदा तक दिगिन तक दिगिन ना, तदा तक दिगिन ना। बेगमों की गत ऐसे उनके वो उस दिन आपने वो जो गरजने वाली एक आपने जो ये थी, हाँ, बिजली तड़की, बादल गरजरा, तो बोले कि तबले में सब होता है, जो कुछ तेरी जिंदगी में होता है ना, वो सब इसमें होता है। हमने कहा वो भी होता है, वो जो शादी के बाद होता है, हाँ वो भी होता है। लेकिन वो गत तुझे नहीं सुनाऊंगा। वो गत नहीं सुनाऊंगा। दिन दिन्ना हुक्का भरला था जी करला, हम तुम बैठ था खटपट मुंह में उल्टा हुक्का भले गुड़गुड़दा 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 हुक्का भरला ताजी करला, हम तुम बैठ तक। बिल्कुल ताल में है, ये चक्करदार है, 3 दफे कहने से आती है।
और भाषा क्या है बच्चे के लिए? हुक्का भरला ताजी करला हम तो बैठ तखत पर पी में हुक्का बोले गुड़ गुड़ दा 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 गुड़ गुड़ दा। क्या बात। ऐसी भी कहते हैं बोले और क्या। बिजली की सुनो तड़ित तड़ तड़ घेतटे घेगेतटे सुकान घेरा त गगननदा त गगननदा त गगननता तक दिगिन तक दिगिन तक दिगिन तक हमने ये क्या अब भाई बरसने लगा कड़क चुका तो बरसेगा ना तो तड़े तड़ बीच में फिर बादल आ गया ना। पूरा सीन क्रिएट करते थे वो बादल गरजने का वो पानी बरसने का और ये करने का। तो भाषा कैसी लेते थे तड़ित तड़ तड़ घेतटे घेगेतटे बिज्जु घड़ान गहरात घेगेनन ता तधा कत घेगेनन ता तधा कत घेगेनन ता तधा। ऐसी भाषा उसके तदनुरूप लेते थे तो वो भाव जगता था। ऐसी बहुत सी रचनाएं उन्होंने मजाक के लिए की थी कि जिसमें कि बीच में गालियां भरी हुई लेकिन लय ताल और उसका जो हिसाब किताब है वो वही है। और उसमें माँ बहन की गाली और कल्याणपुर को सुना रहे सुनो ये बंदे तुमने नहीं सुनी करके वो नशे में आ गया तो इसमें तेरी सब आ जाएगी। तो कल्याण का हाँ ये तो नहीं कुछ मालूम हो रही। बोले नहीं है ये वो छप्पन छुरी थी ना उसको देख के मैंने बनाई थी। गालियों की रचनाएं भी है। ऐसी बहुत से जीवन में ऐसे प्रसंग आते थे जो खास रूम की महफिल में 4-6 लोगों को बैठना उस समय में कहना है। लेकिन हम बैठकर एक बात देखते थे कि ये जो मजाक भी है इनका एक बड़ा स्तरीय है। इसमें एक स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें म्यूजिक के फार्मूले हैं और स्वर है और कहन है और छंद है तिहाइयां हैं ये सब तो मिला के बना रहे हैं ना। साहित्य ला रहे हैं उसके अंदर एक सोच है एक नई उद्भावना है। तो यही तो होती है संगीत में यही जीवन में होती है। तो रोमांस कैसे करते हो? आजकल वो कहते थे आजकल तो कोई वो करता नहीं मोहब्बत। तो बलात्कार की उर्दू जानते हैं आप क्या? नहीं। तो वो कहते थे आज सर यही कर रहे हैं ना हम अब कोई मोहब्बत की बात नहीं करता। मिलते ही उसको मारा झपट गिराया कपड़े फाड़े और चल दिए। हमें कोई बात नहीं है यही तबले में कर रहे हैं। हमें क्या कर रहे हो? अरे आते ही साथे इतनी जोर से मारते हो प्यार से कोई मतलब नहीं तो हो रहा है। और जब फट गया तो चल दिया फिर दूसरी जगह जाओगे। अभी क्या करने जा रहे हो? वो बाया फट जाता था ना मारा ढाई से बोले ले फट गया। हाल का मामला था फट गया जाने दो। सत्यानाश कर दिया है गाना बजाना है क्या है? आपने पहले रिकॉर्ड भी हो गया होगा और आपने कैसे यही चीज कैसे करनी चाहिए पहले निगाहों मिली चाहिए। निगाह नहीं मिली हाथ पकड़ लिया नहीं हाथ से देखा तक नहीं। चले हाँ चलो अभी ये क्या कर रहे हो? मतलब खाम खा अभी निकाह है। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं जरा नजर तो मिले फिर तुम्हें सलाम करूं। अभी सलाम हुआ नहीं तब तक शुरू हो। बोले जिंदगी से अलग थोड़ी ना है गाना बजाना। जो उधर होता है वही इधर होता है। भाई सलीका तो देखो ना और उसका सलीका होना चाहिए।
फक्त कळलं पाहिजे. बोले अलाप किया नहीं बंदे शुरू हो गए, अलाप किया नहीं बंदे शुरू हो गए। केवढा अन्याय. ए, सुनिए। ये उसी में कहते हैं कि वो तान चाल होती है। हाँ मला आले मी 20 वर्षात प्रथम खाली पाहिलं, आपलं काही म्हणजे आपला कोण संस्कृत महिने कोण आहेत काय आहेत ते वादा असले. अरे शुरू आज गायक वादक नर्तक कथक कोई भी है वो वहाँ उस क्लाइमैक्स से शुरू हो रहा है जिसके लिए पहले गुरु लोग घंटे डेढ़ घंटे ये करते थे, उसकी तैयारी करते तो क्लाइमैक्स में जाना है। अभी क्लाइमैक्स से तुम शुरू हुए तो कहाँ जाना है, अब किधर जाना है? तो ये बड़ी अजीब बात हो गई है कि ये भागती हुई जिंदगी में ठहरने की फुर्सत नहीं, इतनी तेजी है दिमाग में, दिल में, रफ्तार, लाउडनेस, जोर जोर हो, रफ्तार हो। और एक प्रकार से तो यही कहेंगे कि आतंक फैलाते हो, चाहे सुर का हो चाहे ताल का हो, आतंक फैला के तुम इसके इससे वाह लेना चाहते हो, डरा के। ताली बजाने के लिए मारूंगा भी मैं ताली बजवाने के लिए। दिल की मोहब्बत की बात नहीं रह गई संगीत में। ये कहते थे कि चैन, सुकून, मोहब्बत, देखना, छूना,